class we were discussing about the types of store layout. So let's start with the other types of layout. जो बाकी layout बचे हुए हैं वो हम लोग कर लेते हैं. Okay. Everyone, आप लोग सबको दिख रहा है ये screen? सबको screen दिख रहा है? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. तो हम लोगों ने 10 टाइप ऑफ जो आपके लेआउट है 10 टाइप के हैं. ग्रिड, हेरिंगबोन, लूप और रेस ट्रैक, फ्री फ्लो, बुटीक, स्ट्रेट और स्पाइन, डायगोनल, एंगुलर, ज्योमेट्रिक एंड मल्टीपल और मिक्स. ठीक है. तो यहाँ पर आपके बुक में 3-4 दिए हुए हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना. उसके अलावा आपके एक्स्ट्रा में भी जो है उसके बाद में ये नोट्स जो है आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट. So we already completed the grid one. Grid, अच्छा grid किसके लिए suitable है? Grid जो है आपका store layout that is suitable for the pharmacy or for the grocery store. The second one is herringbone. When the space is very less, then we are going to use the herringbone type of store layout. Then the third one is herringbone का clear है ना सबको store layout. उसके बाद इसका प्रॉस एंड कॉन्स हो गया था. रेस ट्रैक स्टोर लेआउट, जहां से हम एंट्री करेंगे हम सेम जगह पे आ जाएंगे और बीच वाला जो पूरा एरिया होगा वहां पर हम मर्केंडाइज जो है उसको हम शो करेंगे. जैसे अगर ये स्टोर है तो इस स्टोर में यहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा और यहाँ से फिर आप इस तरीके से पूरे तरफ सारे मर्केंडाइज को देखकर यहीं पर सेम जगह पे आप आ जाओगे. तो इट इज अ लूप और रेस ट्रैक स्टोर लेआउट. ठीक है. आई गेस दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. क्लियर है सबको ये? ओके. नेक्स्ट वन इज, ये सारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास से कर लिया था. देखिए ये आपका रेस ट्रैक का है. ठीक है. रेस ट्रैक का ये आपका एग्जाम्पल है. आप देख सकते हैं किस तरीके का रेस ट्रैक है. So the space is here and it is totally rounded in form and we are able to see that how merchandise are basically displayed here in the shelf. We are able to see that, right? Okay. Let's move toward the next one. Free flow store layout. Here it is a basically यहाँ पर जो free flow store layout है, यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है. हमेशा याद रखिएगा कि स्टोर लेआउट का कभी भी कोई रूल्स और पॉलिसीज नहीं होता है. आप जिस तरीके के मर्केंडाइज को सेल कर रहे हैं उस टाइप से आप स्पेस जो है वो यूटिलाइज करते हैं, है ना. या तो ग्रिड यूज कर रहे हैं जब आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है और एक साथ आपको डिस्प्ले करना है, तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन यूज द ग्रिड लेआउट. In the case when we have a very narrow and very limited space, in that situation we are going to use the herringbone and the loop और जो आपका रेस ट्रैक जो है ये तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास एक्सपेंसिव और लग्जरियस आइटम है. लेकिन जो आपका लूप जो लेआउट होता है इसमें प्रॉब्लम ये है कि फॉर परचेजिंग एन आइटम you have to explore each and every merchandise over that fast track, right? For over that क्या था word, over that race track, fast track निकल जाता है. ठीक है. तो free flow store layout क्या है? So free flow store layout जो है it is almost a rejection to others. Here no policies are basically utilized fully. बट यहाँ पर जो है आपका कस्टमर किस तरीके से मूव करे स्टोर में ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है. आप एक इस तरीके से स्टोर लेआउट डिजाइन करेंगे. आप शेल्फ जो है वो इस तरीके से रख सकते हैं कहीं पर भी जो भी आपको स्पेस लग रहा है. आप एक क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं. और जो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस तरीके का है कि वो अगर आप वो रेस ट्रैक होगा तो वो हर एक चीज को देखते हुए ऐसे जाएंगे. यहाँ पर मर्जी है कि कस्टमर जो है किस तरीके से स्टार्ट करेगा. तो पावर वॉल तो हमेशा ही याद रखिएगा दैट विल बी एट राइट साइड बिकॉज द कस्टमर विल स्टार्ट जर्नी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्टोर. So here you are basically putting the shelf in a arbitrary form. No certain कोई रूट वगैरह स्पेसिफाइड रूट यहाँ मेंशन नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज मतलब ये या इसको ना वैंडरिंग को इनकरेज किया जाता है इस तरीके के बेसिकली लेआउट में. वैंडरिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? द कस्टमर हु इज गोइंग टू मूव, जो घूमना पसंद करते हैं, ठीक है, जो एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए इस तरीके का स्टोर लेआउट बहुत बेहतर है. फ्री फ्लो है, कहीं भी स्पेशली जाने का प्रॉब्लम नहीं है और आपका दूसरे कस्टमर के साथ बम्प होने के चांसेस भी बहुत कम है क्योंकि आपको एक जगह पे बहुत सारे लोग मिलेंगे नहीं. लेकिन जैसे रेस ट्रैक में क्या होगा कि अगर आप बीच में कहीं रुक गए और अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है, राइट.
बट इन दिस सिचुएशन इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पर इस तरीके से डिजाइनिंग है कि आपका जैसे मन करे आप स्टोर में अपना घूम सकते हैं, वैंडर कर सकते हैं, सोच समझ के सामान परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ फ्री फ्लो स्टोर लेआउट। इट इज अ सिंपलेस्ट स्टोर लेआउट। ये इसलिए है क्योंकि इसके लिए आपको कोई डिजाइनिंग बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज और डिफाइंड पैटर्न यूज नहीं किया जा रहा है। आप अपने स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो, जैसा आपको लग रहा है वैसा आप यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या है इसके। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका जब स्मॉल स्पेस है तो भी आप आराम से इस तरीके के स्टोर लेआउट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ग्रेट फॉर द स्मॉल स्पेसेस। एंड ये लूप और स्पाइन लेआउट के लिए भी बेनिफिशियल है। स्पाइन लेआउट मैं अभी बताऊंगी। ये प्रोडक्ट के बिटवीन ज्यादा स्पेस जो है वो क्रिएट कर रहा है। देख रहे हो गया, दिस स्पेस इज क्रिएटेड मोर इन बिटवीन द शेल्फ्स, राइट। और ये जो बीच में सिंगुलर इस तरीके से आपके शेल्फ रहते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। द स्पेस बिटवीन द शेल्फ इज एशियल and the shelf is also known as the space between the two shelf is axial। एशियल कहते हैं। और अगर आपका कोई भी इस तरीके का शेल्फ है इसको हम कहेंगे गोंडोला। ऑलवेज रिमेम्बर, ओके। नेक्स्ट है कि लेस लाइकलीहुड कस्टमर विल बम्प इनटू वन अनदर। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर कस्टमर्स एक दूसरे से टकरा जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि वैंडर कर रहे हैं तो कस्टमर की अपनी मर्जी है, या तो लेफ्ट राइट साइड जाकर कहीं भी टर्न करें, या तो फिर वो पर्टिकुलर एक शेल्फ पे रुके या दूसरे शेल्फ पे रुके। तो ऐसा कोई पाथ डिफाइंड है नहीं, कोई पैटर्न है नहीं, तो कस्टमर इजिली फ्लो कर सकते हैं इधर उधर। तो बम्प करने चांसेस मतलब जो बोल सकते हैं ना कि आपके कस्टमर्स जो है वो आराम से स्प्रेड हो सकते हैं पूरे स्टोर में, ना कि वो एक ही जगह पे बहुत सारे कस्टमर खड़े हैं। वैसा भीड़ नहीं लगेगा कभी भी कस्टमर्स का। बेटर सूटेड, एक मिनट, बेटर सूटेड टू हायर इन शॉप विथ लेस मर्केंडाइज। यानी उन स्टोर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो स्टोर जो है वो आपका उन स्टोर के लिए बेहतर है जो स्टोर्स में कम मर्केंडाइज है। याद रखिएगा कि इट इज नॉट सुटेबल व्हेन देयर इज सो मेनी मर्केंडाइज बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड स्पेस, वी आर मेकिंग अ लिमिटेड शेल्फ इन अ आर्बिट्ररी फॉर्म। सो फॉर दैट वी रिक्वायर लेस मर्केंडाइज। यानी हमारे पास जो मर्केंडाइज होने चाहिए, जो प्रोडक्ट लाइन होनी चाहिए, या तो वो एक प्रोडक्ट लाइन होनी चाहिए, दो, मतलब बहुत एक्सट्रीम डाइवर्सिफिकेशन आपके प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए जब आप इस टाइप के लेआउट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वन इज मोस्टली टू क्रिएट एन एक्सपेरिएंशियल रिटेल स्पेस। सी व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि जैसे अगर हम कभी कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं या वैसे स्टोर में जाते हैं जहां से हमें अपनी कुछ ड्यूरेबल और जो डे टू डे वाले आइटम लेने होते हैं, तो वी आर नॉट गेटिंग एनी एक्सपीरियंस देयर। जब हमें अपने घर के आसपास से मॉम एंड पॉप शॉप से एक सॉल्ट का पैकेट लेना है तो वहां कोई एक्सपीरियंस को लेने नहीं जाते, बल्कि व्हाट वी जस्ट वांट टू फुलफिल आवर नीड कि भाई सॉल्ट मिल जाए, है ना। बट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे जैसे मॉल वगैरह इमर्ज हुआ है, वैसे वैसे हम सिर्फ शॉपिंग करने नहीं जाते हैं, वी आर बेसिकली एक्सपीरियंस दैट शॉपिंग, ठीक है। हम शॉपिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, घूमते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। दिस इज नाउअडेज, दिस इज द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। अल्टरनेटिव्स इतने सारे हैं, प्रोडक्ट के ऑप्शंस इतने सारे हैं, ब्रांड इतने सारे हैं, तो हम लोग जब भी जाते हैं स्टोर में तो हम एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन भी मिलता है, राइट। तो इस टाइप का जो रिटेल आपका रिटेल का जो इस तरीके का स्टोर लेआउट है, ये एक्सपीरियंस देने के लिए कस्टमर को बहुत ही बेहतर है, क्योंकि कस्टमर कंफर्टेबली फ्री फ्लो घूम सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर हु वांट टू वैंडर, राइट। Okay, so I guess this point is clear to everyone that what is the rules and what are pros of the free flow store layout। फ्री फ्लो स्टोर लेआउट में जहां पर कोई भी पैटर्न डिफाइंड नहीं है, कोई भी पैटर्न यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, वी आर पुटिंग द शेल्फ अकॉर्डिंग टू द व्हाट वी हैव बेसिकली सेलिंग। एंड यहाँ पर हम जो भी डिस्प्ले करेंगे, पावर वॉल का हमेशा एक ही जगह रहेगा, याद रखिएगा, एंड दैट इज राइट साइड ऑफ द स्टोर, ठीक है। चेकआउट इज दिस बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू डू द बिलिंग एंड द कस्टमर विल फ्रीली फ्लो फ्रॉम
in the store, like from here to here, from here to here. मतलब कोई यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड पैटर्न नहीं है। तो प्रोसेस का क्या होगा कि एक तो ये जब आपके पास कम स्पेस है तो भी है, ठीक है, कस्टमर बम्प नहीं करेंगे एक दूसरे पे। थर्ड आपका ऑप्शन है कि यहाँ पर कस्टमर एक्सपीरियंस करेंगे। प्रोडक्ट आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन है तो उसके लिए बहुत ही बेहतर ये आपका लेआउट है, स्टोर लेआउट है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके ओके, चलिए ठीक है, चलिए। So this is the pros. Let's move toward the cons. So cons is related with the, जैसे coin का दो side होता है, right? The same situation is with the store layout, that there is a positivity as well as there is a negativity, right? So यहाँ पर क्या है कि often less space to display product, yes, because we are this type of layout is suitable when you have a less space. That's why यहाँ पर आपको less space मिलेगा अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। और इस टाइप के जो आपके फ्री फ्लो रहेंगे तो कभी भी कस्टमर रिमाइंड नहीं कर पाएगा कि हम इस स्टोर में कहाँ से हमने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांडेड स्टोर है और वो इस तरीके का स्टोर लेआउट को यूज कर रहा है, एंड इफ यू आर परचेजिंग अ टी शर्ट फ्रॉम दैट स्टोर, यू मे बी आफ्टर 1 month यू विल फॉरगेट कि कहाँ से, यू विल फॉरगॉट दैट कहाँ से आपने प्रोडक्ट जो है वो परचेज किया था। तो इस टाइप के लेआउट को रिमाइंड करना कहाँ पर कौन सा मर्केंडाइज अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, और कस्टमर्स जो हैं वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। और एक और भी चीज है कि जब आपकी कोई भी चीज आर्बिट्री फॉर्म में रहता है, यानी डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, तो क्या हो सकता है आपके साथ कि आपने, हो सकता है कि ये वाला, आप हो सकता है कि ये वाला अपने एरिया को देखा हो सकता है कि आपने, एक मिनट शांत हो जाइए। हाँ, हो सकता है कि आपने ये वाला एरिया को देख लिया हो, ये इस वाले आपने शेल्फ को देखा हो, ये देखा हो, ये मान लीजिए छूट गया आपसे। So this type of thing will be always happen because customer will be very much confused and they are not able to explore the whole areas or whole shelf, right? So because this is a free flow, so एक तरीके से कोई organize नहीं होगा तो कोई ना कोई छूट ही जाएगा shelf, right? So this kind of thing will be happened in this type of store layout. So I guess this point is clear to everyone that if in the less space to display products, the customer will easily able to forget it because of there is a no rules, and the customers maybe they are not able to remind what kind of where the product is basically. And the next one is it is basically it can be confusing for the customer. This point is clear to everyone? ये clear हो गया सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so we are able to see this. आप देख सकते हो ना? So how the things are basically here. We are able to see that here there are luggage, here there are bags. So this is a bag की कोई कंपनी है और आप देख सकते हैं कैसे बीच बीच में ये आपके शेल्फ बने हुए हैं, है ना? अच्छा, एक और चीज है कि अगर आपका फ्री फ्लो है, मतलब देखिए फ्री फ्लो तो आर्बिट्री फॉर्म में होता है, डिफाइन नहीं होता है। कई बार जो फ्री फ्लो होता है ना लेआउट, इट इज बेसिकली इनकरेजिंग द ब्राउजिंग एंड इम्पल्स परचेजेस। So browsing is related with the search. Like for example, if I am in the store, अगर मैं स्टोर में जाती हूँ किसी भी अपने फ्रेंड के साथ, तो हो सकता है उसे कोई सामान खरीदना हो बट मुझे नहीं खरीदना है, लेकिन because of the display, because they displayed the product in that way, in that manner, that maybe that product is looking very attractive and I will purchase that product. So when you are never pre-decided that what you need to purchase in the store, that is known as, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं इम्पल्स परचेज। तो आपका वेल डिजाइन जो फ्री फ्लो लेआउट है उसकी वजह से आपके इम्पल्स परचेज भी जो है वो भी इंक्रीज हो सकता है, और लोग जो हैं वो
अपस्केल प्रोडक्ट, अपस्केल का मतलब यहाँ पर अपसेलिंग भी हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके बजट से भी ऊपर का कई बार आप प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. So free flow, well designed free flow layout is basically helpful for increasing the impulse purchases as well as it is going to help to increase the upselling. Upselling और impulse purchase में भी बहुत helpful है. So next one is just wait for a minute. Okay, so next one is boutique store layout. Boutique store layout. So the boutique store layout are also known as shop in shop और alcove layout. यानी shop के अंदर shop भी कह सकते हैं और alcove layout भी कह सकते हैं. And it is a commonly used type of free flow layout. एक मिनट मैं आपको इसको दिखाती हूँ किस टाइप का ये होता है. पता नहीं boutique store layout दिया हुआ है या नहीं. I guess boutique store layout is not given, but yes, in your book that is given. तो बुटीक स्टोर लेआउट में क्या होता है कि आपका मर्केंडाइज इज सेपरेटेड बाय ब्रांड और कैटेगरी, encouraging the shoppers to engage with the complementary items. हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक, थैंक यू. तो बुटीक स्टोर लेआउट में क्या होगा कि ये आपका इस टाइप का लेआउट है जहां पर मर्केंडाइज इज सेपरेटेड बाय ब्रांड और कैटेगरी, encouraging the shoppers to engage with the complementary items in designated areas. Wall, product display, fixtures divided the areas and create a feeling of small shop within a one store. Let me show it that how it is looking. So basically जो आपका स्टोर लेआउट है वो आपका बुटीक जो स्टोर लेआउट है वो इस तरीके से होगा. जैसे मान लीजिए कि आपका ये स्टोर है और इस स्टोर में आपका ये जो है वॉल वाले एरियाज, यहाँ पर मान लीजिए लिवाइस है, यहाँ पर मान लीजिए टॉमी हिलफिगर है, ठीक है, यहाँ पर आप मान लीजिए कि कोई और बेयर डेनिम है, ठीक है, यहाँ पर आप मान लीजिए किलर है, यहाँ पर मान लीजिए ली कूपर है और यहाँ पर मान लीजिए पेपे जींस है. So what we are able to see, I am just giving the example of that according to the brand, the product is basically divided in a one area. So this is a boutique store layout where the wall is going to be used, right? The fixtures and the gondola shelf will be here, and we are going to separate the various brands into a department wise. That's why it is looking like in a shop there are multiple shops of the multiple brands, right? So इसको हम कहते हैं boutique store layout. This point is clear to everyone? This point is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. चलिए ठीक है. What is the pros? What is the pros and what are the cons of it? एक मिनट. So the pros is first one is sparks the curiosity in the shoppers. What is curiosity? जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं हिंदी में. जब आप क्यूरियस होते हैं फॉर टू गेट द नॉलेज, टू स्टडी, टू अंडरस्टैंड दैट टर्म, तो इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी, ठीक है, जिस किसी चीज को जानने की इच्छा जब आपकी होती है. तो ये शॉपर्स में क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करेगा बिकॉज दे आर डीलिंग विद द मल्टीपल ब्रांड्स. तो यहाँ पर तो पहली चीज ये होगी कि इट इज हेल्पफुल फॉर क्यूरियोसिटी एंड हाईलाइट्स द डिफरेंट ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट कैटेगरी. तो यहाँ पर आप इजिली क्या कर सकते हैं कि आप ब्रांड और जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज है वो आपकी हाईलाइटेड होगी. जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिवाइस है, तो इफ एनीवन वांट टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ द लिवाइस, दैट पर्सन इज गोइंग टू विजिट दिस प्लेस, राइट? So it is helpful for understanding the brands and comparison can be possible. Comparison भी आप कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है. So it is more convenience for the customer and it is giving the more options to the customer in short, right? It is helpful in the cross merchandising and cross selling. Okay, what is cross merchandising and cross selling? I already elaborated it, but let me explain it once again. क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के साथ, किसी प्रिंसिपल प्रोडक्ट के साथ कोई रिलेटेबल प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्रॉस सेलिंग. फॉर एग्जांपल, लहंगे के साथ झुमका, दैट इज क्रॉस सेलिंग. मोबाइल के साथ ईयरफोन, दैट इज क्रॉस सेलिंग.
यहाँ क्रॉस सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको वो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिल रहा है, बल्कि यू हैव अ ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन परचेज एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसने अगर कोई शर्ट परचेज किया लिवाइस से, so that person have a full chance that he can purchase the trousers from that particular Levi's. ठीक है. तो इन शॉर्ट यहाँ पर आपको एक ही ब्रांड में मल्टीपल प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे शर्ट, टी शर्ट and jackets and jeans and all. So here with one product you can purchase the another relatable product which is useful for you, right? So with shirt you can purchase jeans, with shirt, with the suit or a formal shirt you can purchase tie. So that is known as the cross selling. So in the boutique store layout, because the product is basically departmentalized into the various brands, brand के हिसाब से departmentalized है, so you can easily able to purchase the product as well as you are able to purchase the those product which is relatable with the main product. जैसे टाई खरीद लिया शर्ट के साथ यूजफुल है. So I guess this point is clear to everyone that what is cross selling or cross merchandising. Yes, ma'am. Clear है? So it is helpful for the comparison for purchasing the particular type of brand product as well as the cross selling can be possible through the boutique store layout. Okay, what is cons? Cons का मतलब क्या है कि like what are the disadvantages of it? So the first point is may limit the total display space for the merchandise. Yes, see here it can be possible कि total display space कम हो जाएगा. अलग अलग प्रोडक्ट के ब्रांड्स के लिए हमने अलग अलग एरियाज को चूज किया है, ठीक है. तो ये टोटल डिस्प्ले स्पेस को थोड़ा कम कर देगा, और चूंकि आपका जो स्टोर है अगर वो लिमिटेड साइज का है तो आपको बहुत कम एरिया में अपने पूरे ब्रांड की ब्रांडेड जितने भी आपके प्रोडक्ट है आपकी कंपनी को आपको वैसे डिस्प्ले करना है, ठीक है. तो द मे लिमिट द टोटल डिस्प्ले बिकॉज द मल्टीपल ब्रांड का ऑप्शन है. अगर हम लिवाइस के एक्सक्लूसिव स्टोर में जब जाते हैं तो हमें सिर्फ लिवाइस का जीन्स मिलता है, लिवाइस के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. बट जब अगर हमें पैंटालून्स की बात करो, पैंटालून्स दे आर आल्सो डीलिंग विद द लिवाइस, so they have a very limited quantity and limited number of the products, and they will get a very small areas over the whole store to display their product. So there is a chance of the limit the total display space for the merchandise. Second one, shoppers may not explore the entire store. ये इसीलिए पॉसिबिलिटी है बिकॉज हमने ब्रांड के हिसाब से पूरे के पूरे डिवाइड कर दिया है. भाई जिस पर्सन को लिवाइस लेना है, जिस पर्सन को ली कूपर लेना है, वो क्यों जाएगा दूसरे जगह पे, दूसरे डिपार्टमेंट के एरियाज को देखना ही नहीं पसंद करेगा, राइट? If the customer is very loyal toward the one or two brand, that person is not going to explore the whole store, right? तो इसमें आपके कई बार इम्पल्स परचेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो लॉयल कस्टमर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लॉयल और अपने ट्रस्टेबल ब्रांड से प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है. तो शॉपर्स जो है वो हो सकता है पूरे स्टोर को एक्सप्लोर ना करे, ठीक है. कस्टमर में बी कंफ्यूज क्योंकि एक ही स्टोर में मल्टीपल ब्रांड है, और जो कस्टमर लॉयल नहीं है, देखो बहुत टाइप के कस्टमर्स होते हैं. जो कस्टमर लॉयल है वो तो एकदम श्योर है, दे आर रिजिड that yes, I have to purchase the product of this company, that's it, right? But the person who want to explore, who want to purchase the product according to the quality, according to the price, then that person maybe get confused because of the multiple brands are available in a store, right? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है, कस्टमर को परचेज नहीं करेगा वो प्रोडक्ट. So there is a such kind of chances that customer confuse हो सकता है, एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा स्टोर, और पूरे के पूरे अपने मर्केंडाइज को शो करने के लिए पूरे आपके पास लिमिटेड ही एरियाज हैं. So that can be possible. क्लियर हो गई बात, समझ में आया सबको? This point is clear? Yes, ma'am. Okay, okay. Let's move toward the next one. स्ट्रेट और स्पाइन स्टोर लेआउट. अच्छा, सबको पता है स्पाइन क्या होता है? पता है ना क्या होता है? काटा. काटा. अच्छा, स्पाइनल क्या होता है? रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कहाँ खोल रहे हो क्या?
10th तक साइंस नहीं पढ़ा था? यहाँ तक क्लियर है? स्पाइन स्टोर लेआउट के बारे में बताती हूँ मैं। द स्ट्रेट स्टोर स्पाइन, द स्ट्रेट स्टोर लेआउट, स्ट्रेट हो या फिर स्पाइन हो, स्ट्रेट या फिर स्पाइन, बोथ आर सेम, is easy to plan, effective, create a space for customer to pursue your store. A basic straight design can help the customer all the way to the back of the store. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोर डिजाइन है ये स्मॉल मार्केटर के लिए, फूड स्टोर के लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए इस टाइप का आपका स्ट्रेट स्पाइन स्टोर लेआउट जो है वो बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। लेट मी शो यू दैट व्हाट इज द स्ट्रेट स्पाइन। ये देख रहे हो, ये दिख रहा है सबको? Yes ma'am. ठीक है, सो दिस कैन बी द स्ट्रेट स्टोर लेआउट, जहां पर स्ट्रेट, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर ट्रस्ट क्या है कि कस्टमर्स जो हैं दे आर मोर लाइकली टू मेक इट बैक ऑफ द स्टोर, शॉपर्स हैव स्पेस ऑफ लुक अराउंड। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी चीज स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइक यहाँ अगर इस तरीके से है, अगर आपका वर्टिकल है या फिर हॉरिजेंटल है, फिर ये आपका वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फॉर्म में हम पूरे स्टोर को डिजाइन करेंगे, उसमें शेल्फ है, या तो स्ट्रेट लगाएंगे या तो ऐसे आपका, ये इसको हॉरिजेंटल कहते हैं, वर्टिकल या तो हॉरिजेंटल। वी आर गोइंग टू सेट द स्टोर लाइक दिस, राइट। और इस टाइप का जो स्टोर डिजाइन है मार्केट के लिए, फूड स्टोर के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे छोटा मोटा जो मिठाई का स्टोर है वो किस तरीके से होता है, जैसे इतना छोटा सा स्टोर है, इस पूरे एरियाज में यहाँ पर उन्होंने पूरा रैक है, यहाँ पर कस्टमर खड़े होते हैं और यहीं से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, है ना, सही बात है। इसी तरीके से होता है ना सेटिंग, या तो इस तरीके से सेटिंग होता है, या तो फिर स्टोर जो है उसमें इस तरीके से इन्होंने ऐसे रैक लगा, यहाँ से आप एंटर करोगे और यहीं से आप प्रोडक्ट को क्या करोगे, परचेज करोगे। तो यहाँ पर इस तरीके से शेल्फ लगा दिया, यहाँ पर पर्सन होता है, यहाँ पर वॉल वगैरह यूज करते हैं ये प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए। तो इसको कहते हैं स्ट्रेट और स्पाइन स्टोर लेआउट एंड इट इज बेसिकली यूजफुल, ठीक है। यूजफुल ये है जब स्पेस थोड़ा सा मतलब लिमिटेड हो और साथ साथ में आपका जो स्टोर है, ठीक है, शॉपर्स मूव क्विकली डाउन द मेन एशियन। तो यहाँ पर जो स्पेस के पास शॉपर्स जो है वो आराम से क्विकली आ सकते हैं और आराम से आपके स्टोर जो है, मतलब स्टोर से वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। स्पाइन स्टोर लेआउट, तो दिस कैन बी द स्पाइन स्टोर लेआउट। कॉन्स क्या है इसका, प्लस क्या है, फायदा क्या है कि कस्टमर जो है आराम से जा सकता है बैक ऑफ द स्टोर, टू मेक इट टू द बैक ऑफ द स्टोर। शॉपर्स के पास स्पेस होगा, शॉपर्स यानी जो शॉपिंग करेगा, एंड इट अलाउ द स्पेस टू डिस्प्ले द मर्केंडाइज। शॉप कॉन्स क्या है कि शॉपर्स जो है वो क्विकली डाउन द मेन एशियन, तो जहां पर स्पेस है ना वहां पर इजिली आ सकता है, मूव कर सकता है। स्ट्रेट एशियल जो है मे नॉट लेंड इटसेल्फ एज अ वेल टू एक्सप्लोरेशन डिस्कवरिंग द न्यू प्रोडक्ट। तो ये मैंने बताया ना, लिमिटेड, ऐसे जिसके पास लिमिटेड प्रोडक्ट हो, छोटा सा स्टोर हो, स्ट्रीट स्टोर वगैरह हो, तो उनके लिए परफेक्ट है। तो स्ट्रेट एशियल जो है ये आप एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत बेहतर नहीं है। नेक्स्ट वन इज द डायगोनल स्ट्रेट लेआउट, तो स्टोर लेआउट। तो एग्जैक्टली एज द नेम सजेस्टिंग, डायगोनल स्टोर लेआउट में, अच्छा आप लोगों में से कितने लोग मीम्स देख रहे होंगे, फेसबुक पे एक आया था कुछ दिन पहले कि जापान में पार्किंग स्टाइल आप लोगों ने देखा था, व्हाट हाउ दे आर पार्किंग देयर कार। यस मैम। तो एक मीम आया था कि हाउ दे आर यूटिलाइजिंग द स्पेस, राइट, है ना, वो किस तरीके स्पेस यूटिलाइज करे और कितना इजिली कन्वीनियंस के साथ कोई भी कार को बाहर निकाल सकता है और बाहर से पार्क भी कर सकता है, राइट। So the diagonal store layout is like the same, right? We are able to see that this is a way of setting the store. So the जो shelf है, it is not in a straight manner. मतलब ये straight manner में नहीं है, ये diagonal है। Diagonal का मैं मतलब बताती हूँ। Let me tell you what is diagonal. अगर आप लोगों ने rectangle पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि this is diagonal, right? यही था ना? Yes, ma'am. Diagonal. Yes, so the same situation is here.
Like in a store, the shelf is going to be like this, in this form, either in this form, either in this form, or either in this form, right? So here they are with, ये तो लोग तो सिर्फ एक स्टाइल में दिखा रहे हैं डायगोनल को, so that can be in that, मतलब इस तरीके का स्टोर इस फॉर्म में होगा, ठीक है? तो आपका जो डायगोनल स्टोर लेआउट है ये आपका एंगल के फॉर्म में होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मर्चेंडाइज कस्टमर को दिखे और कस्टमर इजीली वॉक कर पाए शॉप में, ठीक है? तो ये ग्रिड लेआउट का ही वेरिएशन है। ग्रिड लेआउट में क्या होता है कि वी आर सेटिंग द एजल इन द स्ट्रेट फॉर्म, हियर वी आर सेटिंग अकॉर्डिंग टू द एंगल और इन द डायगोनल फॉर्म, राइट? इससे थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट के लिए अच्छा होता है, लाइक आप इजीली घूम सकते हो स्टोर में, लिमिटेड स्पेस है तो अच्छा है ये इस तरीके का। अब इसका प्रॉस देखते हैं, आप लोग सबको ये दिख रहा है हाउ द ये किस तरीके का है डायगोनल स्टोर लेआउट, विजिबल है? Roshan, what I'm thinking from last 10 minutes that you already on the video, आपका मुझे कैमरा लगा ऑन है, लेकिन इतने देर से आपने लगा रखा है शायद एक अपनी फोटो, और मैं सोच रही हूँ स्टिल क्यों है ये पर्सन, है ना? है ना रोशन? नो मैम। मैं सोच रहा हूँ ये थोड़ा, मतलब बाकी बच्चे जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं उनका फेस थोड़ा थोड़ा तो हिल ही रहा है भाई, ऑब्वियसली वी कैन नॉट एबल टू बी स्टिल लाइक अ पिक्चर, बट व्हाट आई वाज थिंकिंग कि भाई ये बच्चा कैमरा ऑन करके बैठा है, उसके बाद अचानक से मुझे देखने लगा कि इसका फोटो तो एक ही एंगल में है, फिर मुझे लगा कि अच्छा ये फोटो इसका है। ठीक है, समझ गई मैं। चलिए अच्छा, प्रॉस देखते हैं इसका क्या है। तो बेटर कस्टमर सर्कुलेशन, ऑब्वियसली द कस्टमर कैन इजिली एबल टू मूव इन होल स्टोर। चेकआउट के लिए भी ऑप्शन अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टैंड हियर, दैट पर्सन इज एबल टू सी द लास्ट कॉर्नर ऑफ द शेल्फ, राइट? So for the security purpose, it is better, and for the circulation movement, it is better for the customer. चलिए, what is the cons? Cons क्या है, इसका नुकसान क्या है? Shoppers cannot take a shortcut to specific product. Yes, यहाँ पर अगर वो चाहे कि मैं शॉर्टकट ले लूं तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उसको यहाँ से लेकर के स्टोर में यहाँ तक उसको जाना है, तो द शॉर्टकट का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? कि यहाँ हम खड़े हैं तो यहाँ पर यहाँ जाएंगे, इस वाले जगह पे जाना है, तो वी हैव टू टेक द होल लेंथ ऑफ द स्टोर, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करना पड़ेगा। या तो घूम के जाओगे तो यहाँ जाओ, फिर ऐसे निकलो, फिर इधर से जाओ, तो लाइक यू हैव टू बेसिकली वॉक अ लॉट, ठीक है? तो कोई शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं है आपके लिए, और बस, ठीक है? So this is a pros and cons. Next one is angular store layout. Angular store layout, it is basically a curve, ठीक है? तो angular name से ही पता लग रहा है कि ये curve store layout है। curve समझते हो ना? curve समझते हो ना? Yes, ma'am. क्या होता है? मैम टेढ़ा मुड़ा हुआ। बिल्कुल, जैसे ये मान लीजिए ये है ना, तो इसको कहते हैं कर्व। ये होता है ना कर्व, कहते हैं ना इसको कर्व। ये Yes, ना ma'am. बोलो। मैम एक बार प्रोज एंड कॉन्स फिर से बता दीजिए ना, प्रीवियस किसका? का, पहले वाले का, डायगोनल का। क्रॉस है इसका कि कस्टमर सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, कस्टमर घूम सकता है। उसके अलावा आपको चेकआउट काउंटर जो है वो सेंटर ऑफ स्टोर के यहीं पर आपका लोकेटेड है, तो डायगोनल में आपको सिक्योरिटी भी बेटर मिल रहा है और यू आर एबल टू सी द होल स्टोर, राइट? सो दैट इज ऑल। नेक्स्ट वन इज द कॉन्स, लाइक द शॉपर्स के लिए कोई शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू फ्लो इन द होल स्टोर, राइट, फॉर परचेजिंग द आइटम। और नैरो एशियल जो है वो स्टोर लेआउट में कई बार कॉमन होता है। नैरो का मतलब जहां पर कम स्पेस दो शेल्फ के बीच में होता है, so that is very much common, so sometimes the customer is easily bumped, right? So that can be possible. Clear ho gaya Sonam? Yes, ma'am. Okay, so what I was talking about, the angular store layout,
Here it is not a grid and the shelf it is not in the rectangular form or in the square form, but we are able to see that every whole store, ये जितना store है, ये पूरा का पूरा जो इसमें shelf है, that is in the angular manner, right? तो इस टाइप का जो store होता है, that is basically utilized for the luxurious product. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है. जैसे ये जो store है आपका, this store जो है, इस स्टोर में इस तरीके से कुछ भी स्क्वायर में कुछ इस तरीके का नहीं है, ठीक है. हियर द गोंडोला इज हियर, द शेल्फ इज हियर, यहाँ पर है कर्व डिजाइन में. फिर एक स्टोर एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर है. So this is the angular layout when there is no grid or anything, it is in a square or in the rectangle form, right? एक कोई भी एक specific design style में ये नहीं है, बल्कि आपका ये किस तरीके का है, कर्व के फॉर्म में, ठीक है. राउंडेड टेबल, राउंडेड शेल्फ एंड ऑल, ठीक है. तो यहाँ पर आपका पिक्चर जो है वो कर्व स्टाइल में होगा. पिक्चर का मतलब होता है जिसको शेल्फ वगैरह कहते हैं, फर्नीचर पिक्चर, ठीक है. कोई भी आपका एक डेजिग्नेटेड इसका डिजाइन नहीं है कि वो स्क्वायर में ही होगा, रेक्टेंगल में ही होगा. एक कर्व है जिसका कोई कोना नहीं है. इन शॉर्ट समझ में आई बात? जैसे सर्कल का कोई कोना नहीं होता है ना. चलो तुम लोग मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ लिया तुम लोगों ने थोड़ा थोड़ा, है ना. तो यहाँ पर द सेम थिंग इज हियर, लाइक द एंगुलर लेआउट में कोई भी फ्री स्टैंडिंग प्रोडक्ट डिस्प्ले. फ्री स्टैंडिंग का मतलब, फ्री स्टैंडिंग डिस्प्ले का मतलब जो वॉल से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है. जो अकेला सिंगल एक खड़ा है विदाउट एनी सपोर्ट, ओनली द फ्लोर का सपोर्ट है उस शेल्फ पे, लेकिन आसपास का कोई सपोर्ट नहीं है, वॉल से सपोर्टेड नहीं है, तो उसको हम कहते हैं फ्री स्टैंडिंग प्रोडक्ट, ठीक है. तो फ्री स्टैंडिंग आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका ये आराम से फ्रीली खड़ा है, कोई वॉल का यूटिलाइजेशन नहीं है, और सारे फिक्सचर जो है वो कर्व स्टाइल में है. और ये ज्यादातर यूटिलाइज होता है वैसे रिटेल स्टोर के लिए जहां पर बहुत ही लग्जरियस और हाई क्वालिटी मर्केंडाइज और बुटीक्स जो है उसके लिए यूटिलाइज होता है, ठीक है. प्रॉस क्या है कि एक यूनिक रिटेल स्टोर डिजाइन है, थोड़ा स्टेटस और थोड़ा स्टैंडर्ड और ब्यूटीफुल लगता है ये देखने में, ठीक है. और यहाँ पर जो भी पर्सन आएंगे उनके लिए बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा इन दिस टाइप ऑफ स्टोर लेआउट, राइट. एंड कॉन्स क्या है कि क्योंकि ये राउंडेड डिस्प्ले है तो इसकी वजह से आपके पास थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है, शेल्फ स्पेस की कमी, और आप वॉल का यूटिलाइजेशन तो कर ही नहीं रहे हो, तो वॉल शेल्फ की भी बहुत ज्यादा कमी, आप स्पेस को प्रॉपर्ली इसमें यूटिलाइज नहीं कर सकते हो. आप क्या कर रहे हैं, आप एक ब्यूटीफुल स्टोर लेआउट के लिए यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द होल स्पेस ऑफ द स्टोर, इवन यू आर यूटिलाइजिंग द वॉल, राइट. तो इसी वजह से ये थोड़ा सा कॉन्स है कि हम बहुत लिमिटेड स्पेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं. और ऐसे सिचुएशन में ना इस टाइप का जो स्टोर लेआउट है, कर्व जो स्टोर लेआउट है, इसमें इन्वेंट्री जो है वो बहुत कम डिस्प्ले होगा, वेरी लेस इन्वेंट्री कैन बी डिस्प्ले. दिस पॉइंट इज क्लियर? This point is clear to everyone? Yes, Everyone, this point is clear? Okay. Yes, ma'am. Next one is geometric store layout. So we are able to see there is a triangle. देखो पेंटागन, हेक्सागन और ये सब तुम लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, राइट? है ना? This is a बर्फी, मुझे तो ये काजू Yes, कतली ma'am, वाला पता स्टाइल है। दिख रहा है, ठीक है. So let me explain it. क्या है ये? So the geometric store layout that is totally dependent upon the mathematics, ठीक है. यहाँ पर जो भी हम फर्नीचर और फिक्सचर्स यूज कर रहे हैं वो एक आपका आकार में होगा, ठीक है. आकार क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिक फॉर्म में होगा. जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ट्राइंगल इज हियर, ट्राइंगल दिख रहा है सबको. तो जैसे Yes, यहाँ पर अगर कोई स्टोर है तो यहाँ पर जैसे हमने एक स्क्वायर यूज कर लिया, एक यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल को यूज कर लिया, ठीक है. यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल को यूज कर लिया, और यहाँ पर मान लीजिए हमने हेक्सागन को यूज कर लिया. Hexagon is something which has 6 sides, right? So Yes, ma'am. we are using this kind of furniture and fixture which is in the geometric form, right? तो इसको हम कहते हैं आपका geometric store layout. Here every product, every shelf has some shape. किसी हर एक आपके shelf का एक shape होगा, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्ट वर्क, म्यूजिक, सेंट, मतलब इस तरीके का हम
डिजाइनिंग करेंगे कि बहुत ब्यूटीफुली अट्रैक्ट करे कस्टमर को, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक लेआउट है, इवन जो सीलिंग डिजाइन होगा, वॉल एंगल्स होगा, सब में हम कुछ शेप्स वगैरह को यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इसके अंदर राउंड एरियाज बनाया जिसमें हम प्रोडक्ट को डिस कर रहे हैं। So here we are using the whole area retail space in a shape में हम यूज करेंगे, ठीक है, शेप यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक शेप। So I guess this point is clear to everyone. Clear Yes, हो गया ma'am. यहाँ तक? Okay. So what is the pros and what is the cons? एक तो ये यूनिक डिजाइन है, जैसे कर्व में आपका यूनिक डिजाइन है, तो कर्व में याद रखिएगा कोई स्क्वायर ट्राइंगल जिसके साइड होते हैं ना, दैट इज कर्व बेसिकली। तो राउंडेड शेप के ज्यादातर वो होंगे, ठीक है, जिसका कोना नहीं होता है, तो वो कर्व है। यहाँ ज्योमेट्रिक में क्या है, यहाँ पर आप वो कर्व भी यूज कर सकते हो। सर्कल यू कैन यूज हेक्सागन, यू कैन यूज पेंटागन, यू कैन यूज ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्यूब, कोई क्यूबॉइड, जो भी ऐसा यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? क्लियर? ओके। तो व्हाट इज प्रॉस? प्रॉस क्या है कि यूनिक स्टोर डिजाइन है लेकिन हाई कॉस्ट है, क्योंकि आपको हर एक फर्नीचर और फिक्सचर उस हिसाब से डिजाइन कराना पड़ेगा अपने स्टोर के लिए। हेल्प मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट, यानी कि आप जिस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्प्ले कीजिएगा दैट विल बी अट्रैक्टिव फॉर द कस्टमर। एज वेल एज द कॉन्स क्या है कि ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि इट इज वेरी इसेंट्रिक फॉर द लेस ट्रेंडी प्रोडक्ट। तो लेस ट्रेंडी प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा ये आइडिया नहीं है, एंड बेस्ट ऑप्शन नहीं है अगर आप अपने स्पेस को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, बिकॉज ऑफ द शेप। क्या होता है कि कई बार वो एरिया तो पूरा ले लेता है लेकिन वो यूटिलाइजेशन पूरा नहीं होता है, तो वही इस यहाँ पर भी होगा। So I guess this point is clear, right? This point is clear? Yes, ma'am. Okay, so let's move towards another type of. So today we are going to complete this point, and after that we are going to start with the visual display. ठीक है, तो visual display जो है merchandise display, ठीक है, छुट्टी के बाद आती हूँ तो फिर करवा दूंगी। चलिए, मल्टीपल स्टोर लेआउट, इसमें क्या है कि आपका जो स्टोर लेआउट है इसमें आप एक टाइप का स्टोर लेआउट को यूज नहीं कर रहे हैं अपने स्पेस के लिए, यहाँ पर आप मल्टीपल लेआउट को यूज करें स्टोर डिजाइन को, जैसे मिक्स लेआउट कहते हैं। यहाँ पर डायगोनल है, स्ट्रेट है, एंगुलर है, फिर आपका सर्किल है, फिर आपका रूट, आपने वो लूप भी आपने वो यूज किया हुआ है स्टोर में। So you are basically using a multiple store layout, that is mixed store layout. So we are able to see here, it is a kids cavern and we are able to see the area. They are using all the type, they are using the arbitrary form, free flow, they are using the track, they are using the angular. So this is basically a बोल सकते हैं mixed layout है। So I guess this point is clear to everyone. सारा क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए, Yes, ma'am. अब हम लोग, मैं आई एम गोइंग टू सेंड दिस नोट्स टू एवरीवन। चलिए, लेट्स मूव टुवर्ड द बुक से थोड़ा कर लेते हैं। PDF भेज दीजिएगा ना? हाँ, मैं भेज दूंगी, अभी भेज दूंगी। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, तो प्रोडक्ट और स्टोर ऑफरिंग जो है, यहाँ पर एक कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को शो करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल प्रोडक्ट ग्रुपिंग है, परचेज मोटिवेशन प्रोडक्ट ग्रुपिंग है, मार्केट सेगमेंट प्रोडक्ट ग्रुपिंग है, स्टोरेबिलिटी प्रोडक्ट ग्रुपिंग है, ठीक है। तो फंक्शनल जो प्रोडक्ट ग्रुपिंग है, यहाँ पर जो मर्केंडाइज होगी, मर्केंडाइज हमेशा याद रखिएगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मर्केंडाइज एंड इन्वेंट्री। मर्केंडाइज वो प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम ऑफर करते हैं सेल करने के लिए, ठीक है, जिसको हम सेल करने के लिए डिस्प्ले करते हैं अपने स्टोर में। इन्वेंट्री इज समथिंग व्हिच वी आर कीपिंग इन द स्टॉक, राइट? आगे बात समझ में, ये तो सबको क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, अमन, जो भी बेटा डाउट है वो आप मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? ओके क्लास कवर कर लेंगे, रेगुलर क्लास लेकर के कवर करवा दूंगी मैं वो जो भी आपका डाउट है। चलिए, तो अंदर इस टाइप के जो मर्केंडाइज की कैटेगरी होती है, यहाँ पर जैसे एक ही फंक्शनल ग्रुप को, मतलब फंक्शनल मर्केंडाइज को हम एक ही जगह पे ग्रुप कर देते हैं, जैसे कि शर्ट, टाइज, स्कार्फ, स्लिंग्स। यानी कि अगर आपके स्टोर में एक एरिया है
जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमने इसको एक स्टोर को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 4 डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर मान लीजिए मेंस वियर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही एरिया में हम वो सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे जो कि एक दूसरे से रिलेटेबल हो और एक जैसे फंक्शंस का हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम एंड यूज सबका एक मतलब एक ही पर्सन हो, जैसे जो इंसान सूट परचेज करेगा वही टाई भी खरीदेगा, तो उस हिसाब से हम एक ही जगह पे पूरे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। जैसे शू पॉलिश, अगर शू का कोई रैक है तो शू वाले एरियाज में ही हम शू का लेस वगैरह, शू पॉलिश वगैरह सब एक जगह पे डिस्प्ले करेंगे। तो इसको कहते हैं फंक्शनल प्रोडक्ट ग्रुपिंग। दिस पॉइंट इज क्लियर? समझ में आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वन इज परचेज मोटिवेशन प्रोडक्ट ग्रुपिंग। तो परचेज मोटिवेशन प्रोडक्ट ग्रुप क्या होगा कि यहाँ पर these appeals the consumer's urge to buy product, ठीक है, and the amount of time he or she is willing to spend in shopping. So a committed customer will with time to shop will visit a store upper floor. So here it is a purchase motivation product grouping, जहाँ पर हम इस तरीके से प्रोडक्ट को सेट करेंगे कि कंज्यूमर को अर्ज का मतलब इन्फ्लुएंस करेगा वो प्रोडक्ट टू परचेज, राइट। यहाँ पर जो पर्सन होगा वो टाइम देगा, स्पेंड करेगा प्रोडक्ट को परचेज करने में, और जो कमिटेड कंज्यूमर होगा विद टाइम टू शॉप विल विजिट अ स्टोर अपर फ्लोर, और स्टोर के अपर फ्लोर पर भी वो विजिट करेगा, ठीक है। और जो डिसइंटरेस्ट होगा वो फर्स्ट फ्लोर के बाद ही चला जाएगा, जिसको मन होगा और प्रोडक्ट खरीदने का वो ऊपर के फ्लोर्स को भी एक्सप्लोर करेगा। तो परचेज मोटिवेशन प्रोडक्ट ग्रुपिंग का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट को ग्रुप कर देंगे, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे हमने मेंस वेयर, सेकेंड फ्लोर पे विमेन, उसके ऊपर किड्स, ठीक है, और सबसे नीचे एक एरिया में हमने जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट। अगर इस तरीके से हमने डिवाइड किया तो जो कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदना है, जिसको इंटरेस्ट है कि मुझे शॉपिंग करना है, वो आपके फर्स्ट फ्लोर से प्रोडक्ट परचेज करने के बाद सेकंड फ्लोर पे भी जाएगा, सेकंड फ्लोर पे परचेज करने के बाद वो थर्ड फ्लोर पे भी जाएगा, ठीक है। दैट पर्सन वांट्स टू एक्सप्लोर, but the person who has disinterest, who is not interested in your store and who don't want to purchase any kind of product, so in that situation that person is going to explore the first floor only, the one area, and that person will leave, ठीक है। तो इसको कहते हैं परचेज मोटिवेशन प्रोडक्ट ग्रुपिंग। इस तरीके से प्रोडक्ट को ग्रुप करो कि कस्टमर को अगर खरीदना है तो वो हर एक फ्लोर को एक्सप्लोर करे, ठीक है। मार्केट सेगमेंट प्रोडक्ट ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम इस तरीके से प्रोडक्ट को ग्रुप करेंगे। क्लोथिंग स्टोर डिवाइड्स प्रोडक्ट इनटू जूनियर, ठीक है, लेडीज अपैरल, द म्यूजिक स्टोर सीरीज इनटू रॉक, जैज, classical and other music section. So basically what the statement is saying that the market segment product grouping का मतलब है different type of product category के लिए हम अलग से grouping करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर ये स्टोर है और इस स्टोर में अगर मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज है, जैसे कि आपका म्यूजिक है, जैसे कि आपका फुटवेयर है, जैसे कि आपका क्लोथ्स है, तो क्लोथ्स का हमने ये एरिया डिवाइड कर लिया और यहाँ पर हम क्लोथ्स को इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, जैसे विमेन का इधर, फिर मेन का इधर, चिल्ड्रन का इधर। तो लाइक दिस वी आर गोइंग टू डिवाइड। एंड म्यूजिक जो है, म्यूजिक में हमने इसको 4 पार्ट में से डिवाइड कर दिया, जैसे क्लासिकल का इधर, जाज का इधर, ठीक है, वेस्टर्न म्यूजिक का इधर, ठीक है, मूवीज के लिए सीडीज इधर। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको कहेंगे मार्केट सेगमेंट प्रोडक्ट ग्रुपिंग। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वी आर गोइंग टू ग्रुप द प्रोडक्ट इन वन एरिया। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको ये? यस मैम। सोनम क्या हो गया? रोल नंबर 30 ये Yes, परेशान क्यों हो? No, ma'am. प्रोडक्ट ग्रुपिंग। तो स्टोरेबिलिटी प्रोडक्ट ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट को स्टोर करने के फॉर्म में हम डिवीजन करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि वैसे प्रोडक्ट जिसके लिए फ्रीजर, जैसे आइसक्रीम सेल कर रहे हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनके लिए फ्रीजर की जरूरत है, रेफ्रिजरेटर की, इन शॉर्ट राइट। तो रेफ्रिजरेटर फ्रीजर की जरूरत है, तो उसके लिए हमने एक एरिया बना देंगे जहां पर सिर्फ रेफ्रिजरेटर रहेगा और वहां पर मिल्क, कोक, पेप्सी, वाटर या फिर डेयरी प्रोडक्ट को हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के स्टोर लेआउट को हम कहेंगे स्टोरेबिलिटी प्रोडक्ट ग्रुपिंग,
यानी प्रोडक्ट को हम इस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे कि उसको हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको बाहर रखोगे स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा आफ्टर 1 or 2 days, right? So we just need to put it in the refrigerator. If we are selling the ice cream, we just need to put the ice cream in the refrigerator, right? So we are going to group the product according to the areas कि अगर ये सारे आइटम्स हमें फ्रिज में रखने हैं तो इसको हमने एक एरिया में दे दिया, ठीक है। ये सारे कांच के अगर आइटम है या फिर ग्लास आइटम्स है तो उनको हमने एक एरिया में कर दिया ताकि हम स्टोर में उसको प्रॉपरली एक जगह पे स्टॉक कर सके। आई बात समझ में? अलग अलग जगह पे 10 जगह पे रेफ्रिजरेटर तो लगाएंगे नहीं, एक ही जगह पे पूरा रेफ्रिजरेटर लगाया, एक ही जगह पे सारे आइटम्स को रख दिया। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्टोरिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कैसे स्टोर करना है उस हिसाब से हम ग्रुपिंग करेंगे। प्रोडक्ट को किस तरीके से सेगमेंट करना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी, उस हिसाब से करेंगे। किस तरीके से कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करे, मोटिवेट हो कि हम फर्स्ट फ्लोर जाए, सेकंड फ्लोर जाए, इस में जाए, उस सेक्शन में जाए, उसके लिए अलग से हम लोग करेंगे ग्रुपिंग। और फंक्शनल जो भी प्रोडक्ट एक एरिया मतलब एक इसका एंड यूजर है, यानी जो पर्सन शूज खरीदेगा वो शूज पॉलिश वही खरीदेगा, राइट? तो जो उसका एक जगह पे एंड यूजर है तो उसको उस प्रोडक्ट को एक जगह पे कैटेगराइज करेंगे, तो दैट इज फंक्शनल प्रोडक्ट ग्रुपिंग। आई बात समझ में? क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Okay. So I guess this point is clear. So in the next class we are going to cover the visual merchandising display, and after that the whole book will be completed. आपका पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा सिलेबस। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे एक दो टॉपिक्स से जो मुझे कराना है, जैसे कि आपका कंज्यूमर बिहेवियर का क्या क्या फैक्टर्स है कंज्यूमर बिहेवियर का जो रिटेलर को इफेक्ट करता है। तो डेमोग्राफिक, कल्चरल, सोशल, ये मुझे एक बार कराना है। उसके अलावा जितने भी डाउट्स हैं आप लोग एक जगह पे रख लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोग को इन्वायरमेंट बताऊंगी, रिटेल इन्वायरमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों बता दूंगी, ठीक है। और एक और चीज क्या, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके